हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी विद अंकिता पांडे। ये हमारा लाइफ प्रोसेस का 5th पार्ट है और इसमें आज हम देखेंगे कि हमारे बॉडी में सर्कुलेशन प्रोसेस कैसे होता है। इससे पहले हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, और उसमें हमने देखा था कि हार्ट क्या होता है और हमारी ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं, और उसके साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड का क्या फंक्शन है और ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो आइए आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डबल सर्कुलेशन। अब सबसे पहले वर्ड ही है डबल सर्कुलेशन, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो सर्कुलेशन हो रहा है वो 2 बार हो रहा है। तो जो डबल सर्कुलेशन होता है वो होता है ह्यूमंस में डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर का बना होता है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर होता है। अपर वाले चैम्बर को आर्ट्रियम कहते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। अगर हम हार्ट का डायग्राम बना के देखें तो हार्ट का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। तो जो अपर दो चैम्बर हैं वो आर्ट्रियम हो गए, और जो लोअर चैम्बर है, लोअर 2 चैम्बर, उसको वेंट्रिकल कहते हैं। अब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में अगर हम डिफरेंस देखें, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में, तो आर्ट्रियम जो है वो अपर चैम्बर होता है और वेंट्रिकल जो है वो लोअर चैम्बर होता है हार्ट का। आर्ट्रियम जो है वो रिसीवर ऑफ द ब्लड होता है, ये ब्लड को रिसीव करता है, और वेंट्रिकल जो है वो सेंडर होता है या ये ब्लड को पंप करता है। आर्ट्रियम की जो वॉल होती है वो थिन होती है, क्योंकि इसको ब्लड को रिसीव करना है तो ये आराम से स्ट्रेच हो सकती है, जबकि जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिक होती है, क्योंकि इसको ब्लड को पंप करना होता है प्रेशर लगाकर, इसलिए ये जो वेंट्रिकल की वॉल होती है वो थिक होती है। तो ये था डिफरेंस आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रियम अपर चैम्बर, 2 वेंट्रिकल लोअर चैम्बर। तो ये चैम्बर है क्योंकि ये चैम्बर ब्लड को सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। ये हमारे बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है तो ये उसको सेपरेट करने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में कभी भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। तो 4 चैम्बर हार्ट का एडवांटेज यही है कि कोई भी मिक्सिंग नहीं होती डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। और जब मिक्सिंग नहीं होती तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर हम कंपेयर करें फिशेस से, तो फिशेस में 2 चैम्बर होता है हार्ट का, और फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो फिशेस जो हैं वो 2 चैम्बर हार्ट है उनके पास, और उनका हार्ट जो है वो ब्लड को सिर्फ गिल्स में ही पंप करता है, और गिल्स में वाटर आता है, और वहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और फिर वहाँ से वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। वहाँ पर दोबारा से ब्लड हार्ट में नहीं आता, तो उनमें सिंगल सर्कुलेशन है। तो वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है, इसीलिए फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। अगर हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल की बात करें
एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जिसमें कि क्रोकोडाइल को छोड़ के, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, उसके पास 4 चैम्बर हार्ट है। तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, 2 आर्ट्रियम और 2 आर्ट्रियम और 1 वेंट्रिकल, 2 आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल होता है। तो इसमें भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है। इस मिक्सिंग के कारण इनका भी बॉडी जो टेम्परेचर जो है वो फिक्स नहीं रहता। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। जबकि मैमल्स एंड एव्स मतलब बर्ड्स, इनके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है और ये डबल सर्कुलेशन करते हैं। तो इनका डबल सर्कुलेशन के कारण ही बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है और ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ये डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज है कि डबल सर्कुलेशन के कारण ही बॉडी का टेम्परेचर प्रॉपरली कांस्टेंट होता है। पहला एडवांटेज, इसका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है। और दूसरा, ये मिक्सिंग अलाउ नहीं करते, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग अलाउ नहीं करते, इसीलिए हर सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है। तो अप्रोप्रिएट ऑक्सीजन पहुंचती है सारे के सारे सेल्स तक। तो ये हमने देखा कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है और डबल सर्कुलेशन क्या होता है और डबल सर्कुलेशन का एडवांटेज क्या है। अब आइए हम देखते हैं कि एक्चुअल में डबल सर्कुलेशन होता कैसे है। तो ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या जो डबल सर्कुलेशन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी। सिस्टेमिक मतलब जो हार्ट और बॉडी के बीच में होता है, और पल्मोनरी जो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में हार्ट जो है वो 2 बार ब्लड को पंप करता है। एक बार वो हार्ट को पंप करता है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, और दूसरे बार जब हार्ट पंप करता है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग में सर्कुलेशन होता है उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सर्कुलेशन सिस्टेमिक और पल्मोनरी एक्चुअल में होता है। तो हम ये एक डबल सर्कुलेशन का डायग्राम देख सकते हैं। इसमें हमने देखा कि जो हार्ट है उसमें 4 चैम्बर है। ये वाला चैम्बर राइट आर्ट्रियम, ये वाला चैम्बर राइट वेंट्रिकल, ये वाला चैम्बर लेफ़्ट आर्ट्रियम और ये वाला चैम्बर लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो 4 चैम्बर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पाथवे से। पहला पाथवे, ये फर्स्ट पाथवे। तो जो यहाँ से यहाँ तक का सर्कुलेशन है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे पल्मोनरी सर्किट लिखा है। और जो यहाँ से लेके यहाँ तक का सर्कुलेशन है इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं, इसीलिए यहाँ सिस्टेमिक सर्किट लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारी बॉडी जब ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिज़ोल्व करा दी जाती है, मतलब प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व फॉर्म में आता है। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कवा लेकर आती है राइट आर्ट्रियम में। तो राइट आर्ट्रियम में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ये डीऑक्सी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम में आता है और राइट आर्ट्रियम एक्सपैंड करता है क्योंकि उसमें ब्लड फिल हो रहा है। जब ब्लड फिल हो रहा है तो वो स्ट्रेच होगा। ऑब्वियसली जब हम बलून में भी पानी भरते हैं तो बलून का जो वॉल्यूम है वो भी क्या होता है, वो बढ़ता है, वो उसकी वॉल जो है वो स्ट्रेच करती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है कि जब आर्टरीज़ में ब्लड को भरा जाता है या जब आर्टरीज़ में ब्लड भरता है तो जो आर्ट्रियम होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं। तो आर्ट्रियम क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। जब वो एक्सपैंड करेगा तब राइट वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स करता है क्योंकि उसमें तो ब्लड आ नहीं रहा है तो वो रिलैक्स पोजीशन में रहता है। अब राइट आर्ट्रियम में जब ब्लड कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, क्योंकि बलून की भी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा अगर उसमें पानी भरते हैं तो वो बलून फट जाता है। उसी तरीके से राइट आर्ट्रियम की भी अपनी एक कैपेसिटी है, वो उतनी ही कैपेसिटी में ब्लड लेता है
और उसके बाद वो ब्लड का एंट्री रोक देता है। तो जब राइट आर्टरियम में ब्लड फुल्ली फिल हो जाएगा तो राइट आर्टरियम में ब्लड आना बंद हो जाएगा। अब राइट आर्टरियम करेगा कॉन्ट्रैक्ट। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। तो अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल भी एक्सपैंड करेगा क्योंकि उसमें भी अब ब्लड फिल हो रहा है, तो वो रिलैक्स पोजीशन में रहेगा। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया है। कौन सा ब्लड आया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लू कलर से जो भी सर्कुलेशन हो रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। अब राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड फुल्ली फिल हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा पल्मोनरी आर्टरी इसको लेकर जाएगी, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स की कैपिलरी तक। हमने रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ लिया है, तो रेस्पिरेशन टॉपिक में हमने देखा था कि किस तरीके से लंग्स की जो अल्वियोलाई होती है, जो बलून शेप स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पे किस तरीके से इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन की वजह से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो होता है। तो लंग की कैपिलरीज में या लंग्स की अल्वियोलाई की हेल्प से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हो गया ये कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। तो हमारा पहला पाथवे ये था कि बॉडी से वेना कवा लेकर आती है ब्लड राइट आर्टरियम में और राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। राइट वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारा सेकेंड पाथवे स्टार्ट होता है। पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है लंग की कैपिलरीज तक। लंग की कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में आएगा और इसको लेकर आती है पल्मोनरी वेन। ये हमारा थर्ड पाथवे हो गया। तो पल्मोनरी वेन, अब देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन है आर्टरी और वेन का। जनरली हमने देखा था कि आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन जो है वो ऑपोजिटली काम करती है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जाती है और पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेके जाती है। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी लेफ़्ट आर्टरियम में। सेम प्रोसेस, लेफ़्ट आर्टरियम अब एक्सपैंड होगा क्योंकि उसमें ब्लड फिल हो रहा है और उसके बाद वो ब्लड आएगा लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब ब्लड आ गया लेफ़्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अरोटा लेकर जाएगी फोर्थ पाथवे से पूरे के पूरे बॉडी में। तो हमने देखा एक क्लोज्ड चैनल के थ्रू ये ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। यहाँ पे 4 तरीके की मेन ब्लड वेसल, वेना कवा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और अरोटा इन्वॉल्व हैं। इसमें हार्ट के चारों चैम्बर, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट आर्टरियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये सारे के सारे इन्वॉल्व्ड हैं। किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और किस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्लोज चैनल के थ्रू सर्कुलेट हो रहा है और प्रॉपरली बिना किसी मिक्सिंग के होते हुए भी ये प्रॉपरली सर्कुलेट कर रहा है, तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन हो गया बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, जो हमने ये देखा हार्ट और बॉडी के बीच में। तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे तोड़ दें तो ये वाला सिस्टेमिक हो गया जो कि हार्ट और बॉडी के बीच में हो रहा है, और ये वाला पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया जो कि हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो इस डायग्राम को एक बार और देख लीजिए कि किस तरीके से डबल सर्कुलेशन में ये सारी की सारी चीज़ें काम करती हैं। और हमारा पहला पाथवे, दूसरा पाथवे, तीसरा पाथवे और चौथा पाथवे किस तरीके से ब्लड सर्कुलेट करता है। अब ये थोड़ा सा और सिंपल सा डायग्राम है जो कि पिछले वाले में चैम्बर नहीं दिखाया था, इसमें हमने चैम्बर दिखा दिया है कि अब सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन कैसे होता है। तो राइट बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें हम अगर लेबलिंग करें तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम
-O2 ब्लड लिख देते हैं। तो -O2 ब्लड मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो -O2 ब्लड लेकर आता है वेना कावा, -O2 ब्लड वेना कावा लेकर आती है राइट आर्टरियम में। फिर राइट आर्टरियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी लेकर आती है लंग्स में। अब लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है लेफ़्ट आर्टरियम में, और लेफ़्ट आर्टरियम से ब्लड आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अरोटा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है पूरे के पूरे बॉडी में, ताकि वो सर्कुलेट हो सके। तो ये एक डबल सर्कुलेशन का सिंपल डायग्राम है। इससे भी आप प्रॉपरली समझ सकते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सा कहाँ पे क्या रिसीव होता है और कहाँ पर क्या कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वेन्स कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और कौन सी वेन? वेना कावा। वेना कावा राइट आर्टरियम में लेकर आती है। तो कौन सी वेन? वेना कावा राइट आर्टरियम में आया। अब राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक लेकर आ रही है। फिर लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो -O2 ब्लड है, वो कन्वर्ट हो गया +O2 ब्लड में, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये पल्मोनरी वेन इसको लेकर आती है लेफ़्ट आर्टरियम में। तो पल्मोनरी वेन लेफ़्ट आर्टरियम में लेकर आई। जब लेफ़्ट आर्टरियम में ब्लड आया तो उसके बाद ब्लड जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो आर्टरी, कौन सी आर्टरी? अरोटा। अरोटा इसको लेकर जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे के पूरे बॉडी में। तो ये एक प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, किस तरीके से कैसे ब्लड का फ्लो या सर्कुलेशन होता है। अब हम देखते हैं ब्लीडिंग। अगर हमारे बॉडी में ब्लीडिंग हो जाए या कहीं भी कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी हो जाए, अगर हमारे बॉडी में कट लग जाए कहीं पे, या इंटरनल किसी तरीके की आर्टरीज़ में या किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ जाए और ब्लड की लीक आउट हो जाए, तो लीक आउट ऑफ ब्लड की लीकिंग चालू हो जाए तो क्या होता है? तो जैसे ही ब्लड का लॉस चालू होता है तो हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं, हमने 3 तरीके की सेल्स पढ़ी थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये जो प्लेटलेट्स की सेल्स होती हैं ये उस रप्चर साइट पे, उस इंजर्ड साइट पर आती हैं। ये आती हैं इंजर्ड साइट पे, और इंजर्ड साइट पर आकर ये प्लग बना लेती हैं। दे फॉर्म अ प्लग लाइक स्ट्रक्चर। और जैसे ये एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं तो जहाँ से ब्लड लीक आउट होता है वहाँ वो बंद हो जाता है। तो इस तरीके से ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है प्लेटलेट्स वाली सेल्स। सो प्लेटलेट्स हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, और इस तरीके से प्लग लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाता है, और इसी को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं। तो ब्लीडिंग अकर्स व्हेन द ब्लड वेसल रप्चर। जब हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं, जो कि ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग एक प्रोसेस है जिसमें एक क्लॉट बन जाता है, मतलब एक प्लग बन जाता है, ताकि जो ब्लड का लॉस है वो बचाया जा सके। क्योंकि
अगर बॉडी से ब्लड का लॉस चालू हो जाएगा तो बॉडी में धीरे धीरे करके ब्लड ख़त्म होने लगेगा, और जब ब्लड ख़त्म होने लगेगा, सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो जो ह्यूमन है उसकी डेथ भी हो सकती है ब्लड के लॉस के थ्रू। तो एक जेल लाइक मास मतलब एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर बना देती है प्लेटलेट्स, और ये बनाती है फाइबर प्रोटीन के थ्रू। हमने प्लाज्मा में पढ़ा था कि प्लाज्मा में 95% वाटर होता है और 5% प्रोटीन होता है। तो उस 5% प्रोटीन में कुछ फाइब्रिन प्रोटीन होते हैं, फाइब्रिन। तो ये फाइब्रिन प्रोटीन ही हेल्प करते हैं ये जाल लाइक स्ट्रक्चर या ये प्लग लाइक स्ट्रक्चर बनाने में। अब हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हम लोग हमेशा ब्लड प्रेशर जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ब्लड प्रेशर ही नापते हैं कि ब्लड में क्या प्रेशर है। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा ब्लड वेसल्स और मेनली जो आर्टरीज पर जो प्रेशर लगाता है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको स्फैग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फैग्मोमैनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर जो होता है उसके दो वेरिएंट हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या है? मतलब जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, तब आर्टरीज में ब्लड कौन से प्रेशर से फ्लो करता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये होता है 120 mmHg नॉर्मल। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, तो इसकी रेंज होती है 60 to 80 mmHg। तो ये हो गया हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। हमारा नॉर्मल रेंज होता है 80 to 120 mmHg। इसमें 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर है और 120 जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर है। ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब हम देखें ब्लड प्रेशर नापा कैसा जाता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो अगर हम एक पर्सन का जब ब्लड प्रेशर नापने जाते हैं तो हमने अभी देखा कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर और 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो अगर ये एक पेशेंट है और इस पेशेंट का ये हाथ है, तो हम सबसे पहले एक रबर का या कपड़े का रैप होता है जो उसकी हम ये हाथ पर रैप कर देते हैं, और उसके बाद हम इस जगह से एयर पंप करते हैं। जैसे ही हम एयर पंप करते हैं तो प्रेशर के कारण इस जगह पर ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो यहाँ बंद हो गया तो प्रेशर जो है हम जब थर्मोमीटर में देखते हैं तो वो 120 से ज़्यादा होता है। अब धीरे धीरे हम इस प्रेशर को यहाँ से रिलीज़ करते हैं, मतलब आर्टरी क्लोज हो चुकी है, अब आर्टरी में कोई ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है। और अब हम धीरे धीरे प्रेशर को रिलीज़ करते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से हम साउंड सुनते हैं ब्लड की। तो जैसे हम धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं तो जो पहला ड्रॉप की साउंड सुनाई देती है वो हमको सुनाई देती है 120 mmHg पे, मतलब कि 120 mmHg का प्रेशर यहाँ पर इस जगह पर आर्टरी ने मेंटेन किया हुआ था। मतलब उतने प्रेशर से ब्लड जो है वो उस आर्टरी में एंटर किया, एंड दैट इज़ द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर कॉल्ड एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब धीरे धीरे करके वो ड्रॉप की साउंड बंद हो जाएगी, एक कंटिन्यूअस फ्लो क्रिएट हो जाएगा
और जब कंटिन्यूअस फ्लो क्रिएट हो जाएगा, ड्रॉप की साउंड बंद हो जाएगी, तो वो हम प्रेशर देखेंगे थर्मोमीटर पे तो वो होगा 80 mmHg और वो होगा डायस्टोलिक प्रेशर। तो यहाँ पे साउंड स्टॉप हो जाएगी और इसका मतलब कि जो नॉर्मल बॉडी का रेंज है दैट इज़ 80 to 120 mmHg। जब यही ब्लड प्रेशर एबनॉर्मल तरीके से इस रेंज के बाहर चला जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। उस टाइम हाइपरटेंशन में ब्लड का फ्लो बहुत बढ़ जाता है और उसी को हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। कभी कभी लो भी हो जाता है लो एनर्जी के कारण, लेकिन जो हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा डेडली होती है, क्योंकि उसमें जो हमारी ब्लड वेसल होती है उसकी रप्चर होने का ख़तरा होता है। इतना प्रेशर जो है हमारी आर्टरीज बियर नहीं कर पाएंगी तो वो फट सकती हैं, तो इसीलिए हाइपरटेंशन से बचना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी अगर हम देख लें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक लेस देन 120 होता है और डायस्टोलिक अराउंड 80 mmHg होता है। एलिवेटेड मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो तो 129 तक सिस्टोलिक प्रेशर जा सकता है और नॉर्मल 80 mmHg। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है हाइपरटेंशन का स्टेज 1 तो ये 139 तक पहुंच सकता है और ये 89 तक पहुंच सकता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन की 140 और 90, 140 और 90 के रेंज में हो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक तो हम स्टेज 2, और जैसे ही ये इससे एक्सेस होता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और तब बॉडी के लिए बहुत ही नाजुक सिचुएशन होती है। उस टाइम पर बॉडी की जो आर्टरीज होती है वो रप्चर कर सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, हेमरेज हो सकता है। तो ये हमने देखा कि ब्लड प्रेशर की कैटेगरीज कितनी होती हैं और ब्लड प्रेशर क्या होता है। अब लास्ट है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। हमने देखा था कि हमारे बॉडी में दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा वो दूसरे तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके कंपोनेंट होते हैं लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड्स, लिम्फ कैपिलरीज, अब ये लिम्फ कैसे काम कर, लिम्फ जो है वो एक कलरलेस, जैसे वहाँ ब्लड था उसी तरीके से यहाँ लिम्फ है, लेकिन लिम्फ क्या है, लिम्फ कलरलेस है और ये पेल येलो कलर का भी हम कह सकते हैं कि होता है। लिम्फ वेसल्स हम जो लिम्फ को कैरी करती हैं और लिम्फ नोड्स बीच बीच में हमारे कहीं लिम्फ की वेसल्स में स्वेलिंग प्रेजेंट होती है जहाँ पे कि WBC बनते हैं और WBC का काम, लिम्फ में हमारे जनरली WBCs होते हैं और वो डिफेंस में हेल्प करते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारा बॉडी का हर एक पार्ट ब्लड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ब्लड नहीं पहुंचता, लेकिन हमारे बॉडी के हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट पहुंचता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे आर्टरीज, अगर हम ये आर्टरी लें और ये कैपिलरी लें और ये वेन ले लें तो हमारी आर्टरीज और वेन्स के बीच में कैपिलरी प्रेजेंट होते हैं और कैपिलरीज में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे कैपिलरीज में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम पोर्स को बनाएं तो मान लेते हैं कि ये पोर्स हैं। तो जैसे ही ब्लड यहाँ आता है, इन पोर्स के थ्रू, अगर हम मान लें यहाँ सेल्स प्रेजेंट हैं, तो इन पोर्स के थ्रू ब्लड का कुछ पार्ट बाहर आ जाता है और बाहर आता है प्लाज्मा, WBC और कुछ प्रोटीन्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं लिम्फ। तो ये लिम्फ
बाहर आता है, सेल्स तक न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, कोई फॉरेन सब्सटेंसेस होता है तो उसको किल करता है। अब ये सेल्स यूटिलाइज करने के बाद वेस्ट जनरेट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती हैं। देन ये लिम्फ छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज में फ़्लो करता है। बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज जुड़ के लिम्फ वेसल बनाती हैं। ये लिम्फ कैपिलरी हो गई, LC से मैंने बना दिया। ये लिम्फ वेसल हो गई जो मैंने बड़ी लिम्फ वेसल बना दी, और लिम्फ वेसल आगे जाके वेन्स में मिल जाती हैं। तो जो भी ब्लड यहाँ से या ब्लड का कंपोनेंट जो भी बाहर निकला, वो सेल्स तक सारी चीज़ें पहुँचाने के बाद दोबारा से वेन्स में मिल जाता है। तो ये एक प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको लिम्फैटिक सिस्टम कहते हैं। लिम्फैटिक सिस्टम का काम है हमारे सेल्स तक न्यूट्रिएंट पहुंचाना, सेल से वेस्ट रिमूव करना। तो ये लिम्फैटिक सिस्टम है। तो लिम्फ हमारा जो है वो सिमिलर होता है ब्लड के प्लाज्मा में कि उसका pH वगैरह सारा या ऑस्मोटिक बैलेंस बराबर रहता है, बस कलरलेस रहता है और प्रोटीन कम होता है। ये लिम्फ कैपिलरीज में ड्रेन करता है, फ्लो करता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में। इसीलिए लिम्फ को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। और ये बहुत सारी छोटी छोटी लिम्फ कैपिलरीज मिलकर लिम्फ वेसल्स बनाती हैं जो कि फाइनली ओपन होती है लार्जर वेन्स में। ये अपने साथ डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट भी लेकर आती हैं इंटेस्टाइन से, और एक्सेस फ्लूइड अगर कहीं इकट्ठा है तो उसको दोबारा से ब्लड में भेज देती है। तो ये हमने देखा कि हमारा लिम्फैटिक सिस्टम क्या काम करता है। तो हमने दो तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम देख लिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फैटिक सिस्टम। तो इस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।